तो सॉलिड स्टेट का मैक्सिमम पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं। मतलब इससे पहले हमने बेसिक पार्ट लगभग कंप्लीट पढ़ लिया, अब उससे रिलेटेड हमें स्ट्रक्चर्स पढ़नी है। जैसे आज के लेक्चर में एक तो हम रेडियस रेशो के बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरे स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे आयनिक सॉलिड्स की। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेडियस रेशो क्या होता है। रेडियस रेशो का मतलब है कैटायन टू एनायन एटम की रेडियस का रेशो। मतलब यहाँ पर हम जो भी एटम है हमारे पास कैटायन के फॉर्म में, उसका रेडियस डिवाइडेड बाय एनायन का रेडियस, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेडियस रेशो बोल रहे हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैंने ये बोल दिया था कि हमें जनरली ये कंसीडर करके चलना है कि एटम्स की स्ट्रक्चर सभी क्या होंगी, एटम्स की स्ट्रक्चर सभी लगभग सेम होंगी। लेकिन जब हम यहाँ पर आयंस की बात कर रहे हैं तो हमें मान के चलना है, कंसीडर करके चलना है कि यहाँ पर कैटायन हमेशा छोटा होगा और एनायन हमेशा बड़ा होगा। इसका एक एक्सेप्शनल केस आएगा जो हम पढ़ेंगे बाद में, एक ही एक्सेप्शनल केस है बस। तो यहाँ पर कैटायन का साइज हमेशा छोटा और एनायन का साइज हमेशा बड़ा रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि R प्लस अपॉन R माइनस की वैल्यू हमेशा एक से क्या आएगी, कम आएगी। तो इसीलिए हम रेडियस रेशो निकाल रहे हैं और रेडियस रेशो की रेंज हमेशा किससे किसके बीच में होगी, 0 से एंड 1 के बीच में रेडियस रेशो की रेंज होगी। ठीक है, अब देखो रेडियस रेशो की रेंज के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिसाइड किया जाता है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि NaCl जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, NaCl की स्ट्रक्चर कैसे हो सकती है, NaCl में Na प्लस कहाँ प्रेजेंट होगा और Cl माइनस कहाँ प्रेजेंट होगा, हम ये कैसे पता लगा सकते हैं, वो हम पता लगा सकते हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग। अब इसका रेडियस रेशो का जो डेरिवेशन है वो सिलेबस में नहीं है, जेई और मेन में, जेई में और नीट में उसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, वो एडवांस लेवल पे चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ के लेक्चर्स में हम सिर्फ डायरेक्ट वैल्यूज याद करेंगे और आगे स्ट्रक्चर्स पर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3 किस में मिलेगा, हमें ट्रायंगुलर वॉइड में मिलता है। उसके लिए जो रेडियस रेशो का रेंज है वो है 0.11 से 0.225। एग्जाम्पल है इसका B2O3। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कौन से वॉइड में मिलता है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। इसके लिए जो रेडियस रेशो का रेंज है वो है 0.225 से 0.414। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जो रेडियस रेशो है वो है ऑक्टाहेड्रल के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उसके लिए जो रेडियस रेशो है वो है 0.414 से 0.732 तक। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है NaCl, जैसे मैं बता रहा था NaCl की स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करते हैं, तो एटम की रेडियस तो हम निकाल सकते हैं। जब हमें एटम के आयंस की रेडियस पता लग जाती है, जैसे हमें Na प्लस एंड Cl माइनस की रेडियस पता है बाय एक्सपेरिमेंट, तो हम इसका रेशो निकालेंगे। Na प्लस और Cl माइनस का जो रेशो आता है वो आता है लगभग 0.52। अब इस 0.52 का मतलब क्या हुआ, ये कौन सी रेंज में आ रहा है, ये इन द रेंज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेंज में यहाँ पर आ रहा है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, इसका 6 होना चाहिए। तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि Na प्लस और Cl माइनस की स्ट्रक्चर CCP लैटिस के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर होगी। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे अभी से आगे। अगर अगर हमारे पास रेडियस रेशो रेंज है 0.732 से 1 तक, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होना चाहिए। और स्ट्रक्चर 8 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए सिर्फ बॉडी सेंटर ही स्ट्रक्चर हो सकती है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी उसकी, बॉडी सेंटर। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है CSCl। ठीक है, तो ये टेबल हमें याद कर लेनी है, कौन सी रेंज के लिए कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर सुटेबल होता है। यहाँ पर वॉइड की स्ट्रक्चर तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 सिर्फ ट्रायंगुलर वॉइड में मिलता है, 4 सिर्फ टेट्राहेड्रल में और 6 सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में। तो हमें क्या याद रखना है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड रेंज हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं आयनिक सॉलिड्स की स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। सबसे पहली स्ट्रक्चर है हमारे पास NaCl टाइप। देखो NaCl टाइप स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड किया, अभी जो हमने टेबल पढ़ा मैंने उसी में बताया था कि Na प्लस और Cl माइनस का हम क्या निकालेंगे, रेडियस रेशो निकालेंगे। वो रेडियस रेशो कौन सी रेंज में आएगा, वो रेंज में आता है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की रेंज में। तो स्ट्रक्चर किस तरीके से हम देखो यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ की स्ट्रक्चर है एनायन Cl माइनस आर अरेंज्ड एट CCP लैटिस। हमेशा याद रखना है जितने भी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सिर्फ एक को छोड़कर, जो मैंने बोला था कि एक ही एक्सेप्शनल इसके अंदर केस आता है, तो उसमें हमें मान के चलना है कि एनायन हमेशा कैटायन से बड़ा होगा और ये हमेशा CCP लैटिस फॉर्म करेगा। CCP लैटिस मतलब जो भी यूनिट सेल होगी वो हमेशा वही यूनिट सेल फॉर्म करेगा। ठीक है,
तो एनायन हमेशा क्या होगा, जो यूनिट सेल फॉर्म करेगा, और कैटायन हमेशा वॉइड की पोजीशन में प्रेजेंट होगा। अब वो वॉइड ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, कोई भी वॉइड वहां पर वो हो सकता है। तो NaCl के केस में जो वॉइड था वो आया था हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब ऑक्टाहेड्रल। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो एनायन होगा वो होगा CCP लैटिस पर, और कैटायन होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। तो अब इस पोजीशन को मैं इस डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूं। यहां पर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो स्ट्रक्चर होगी इस कलर से, ये होगी हमारे पास Na+ के लिए, ठीक है। और ऑरेंज कलर से जो मैं ड्रॉ करूंगा ये होगा हमारे पास Cl- के लिए। तो इनमें जो बड़ी स्ट्रक्चर है वो है Cl- की, तो Cl- CCP लैटिस पर है। CCP लैटिस मतलब कॉर्नर एंड फेस सेंटर। तो एटम्स को यहाँ पर मैं अरेंज कर रहा हूँ कॉर्नर एंड फेस सेंटर पर। ध्यान से देखना है हमें ये स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और जेईई नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इन स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से बहुत बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये अरेंज कर दिया है Cl- कहाँ पर, कॉर्नर एंड फेस सेंटर पर। अब इसके बाद हमें अरेंज करना है Na+ कहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन है एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर का एटम ये रहा। अब हमें बनाना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज सेंटर पर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एज सेंटर पर है। देखो जितने भी एज सेंटर थे उन एज सेंटर पर क्या रख दिया है यहाँ पर, Na+, ठीक है। तो हमारे पास जो NaCl की स्ट्रक्चर होती है वो इसी तरीके से होती है जैसा सामने यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें और कौन कौन से हमारे पास पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसमें, इन यूनिट सेल देयर आर 4 कैटायंस एंड 4 एनायंस। अब ये 4 कैटायन एंड 4 एनायन किस तरीके से डिसाइड किए, देखो एनायन की अगर हम बात करें तो एनायन है Cl-। एक CCP यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ये एनायंस। इनके अगर हम पार्टिसिपेशन काउंट करें तो टोटल है इसमें 8 कॉर्नर। 8 कॉर्नर ईच, एक कॉर्नर का पार्टिसिपेशन है 1/8, और टोटल फेस सेंटर है यहाँ पर 6, और एक का पार्टिसिपेशन है 1/2, जो हम बहुत पहले कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। तो जो CCP लैटिस होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4। Na+ की अगर हम बात करें तो Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर है, और हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होगा, क्योंकि अगर CCP लैटिस में नंबर ऑफ एटम्स n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होते हैं, n। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि टोटल 4 Na+ हैं और 4 Cl-। तो इस यूनिट सेल के अंदर अगर एटम्स काउंट किए जाएं तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा Na4Cl4, जिसे हम 4 NaCl के इक्वलेंट मान सकते हैं। मतलब ये 4 NaCl का मतलब इस एक क्रिस्टल में, ये जो एक क्रिस्टल की हमने स्ट्रक्चर बनाई है इसमें 4 NaCl के फॉर्मूले बन रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि ये 4 फॉर्मूला यूनिट के इक्वल है, ठीक है। मतलब Z की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 4। एक यूनिट सेल के अंदर टोटल 4 NaCl यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछे जा सकते हैं यहाँ से। यहां से अगर ये Na+ है, इस Na+ को टोटल कितने Cl- ने कवर किया हुआ है। तो इस Na+ को देखो, इसके आसपास जितने भी ऑरेंज एटम है Cl- एटम, वो कौन कौन से हैं, नंबर देखो काउंटिंग अगर मैं डालूं यहाँ पर 1, ये 2, 3, 4, ये 5 ऊपर एंड 6 नीचे। तो टोटल 6 Cl- ने इसको कवर किया हुआ है। मतलब Na+ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है हमारे पास 6। Na+ मतलब कैटायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6। एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम देखें तो एनायन कहां पर है, ये कॉर्नर एटम पर। इस कॉर्नर एटम की अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। एक Na+ ने यहां से कवर किया हुआ है, अगर एक Na+ यहां है तो दूसरा इस साइड में इतनी ही डिस्टेंस पर यहां भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। Na+, ये Na+ होगा। इसी तरीके से एक Na+ यहाँ पीछे की तरफ है तो एक Na+ इसी क्यूब में आगे की तरफ होगा, ठीक है। एक Na+ अगर यहाँ नीचे, ये नीचे की तरफ प्रेजेंट है तो इसी क्यूब में एक नेक्स्ट क्यूब में एक ऊपर की तरफ भी प्रेजेंट होगा। तो इस कॉर्नर एटम का जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। काउंट करके देखो, एक ये रहा, दूसरा, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये एज सेंटर पर, और छठा ये।
ठीक है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा, जिसे हम अब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसे 6:6 अरेंजमेंट बोलेंगे। ये जो अरेंजमेंट लिखा गया है 6:6 ये कोऑर्डिनेशन नंबर से ही लिखा गया है। ठीक है, और देखो और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं Na+ का नियरेस्ट, जैसे नियरेस्ट नेबर की अगर बात की जाए, नियरेस्ट नेबर एटम वो क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो नियरेस्ट नेबर एटम हुआ इसका 6। अगर पूछा जाए कि Na+ का नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कौन सा होगा और कितने होंगे, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, तो देखो जैसे ये हमारे पास Na+ है, ठीक है। अब इस Na+ का जो नियरेस्ट एटम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, Na+ का जो नेक्स्ट नियरेस्ट एटम है वो है 6Cl-, ठीक है, 6Cl- ने इसको कवर किया हुआ है। लेकिन इस Na+ का सेकंड नेक्स्ट नियरेस्ट एटम अगर पूछा जाए तो सेकंड नेक्स्ट नियरेस्ट एटम का मतलब क्या होगा कि सबसे फर्स्ट तो Cl- और उससे जस्ट अगला हमारे पास खुद Na+ है। इसके आसपास टोटल कितने Na+ है वो हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। तो जब इनके टोटल Na+ यहाँ काउंट करोगे तो टोटल ये Na+ की नंबर्स हैं, ये है हमारे पास 12। पर्पल कलर के यहाँ पर Na+ हम काउंट कर सकते हैं, और ये जो 12 है ये 12 क्या है हमारे पास, ये 12 है Na+। तो बोला जा सकता है कि Na+ का नियरेस्ट एटम है 6Cl- और सेकंड नेक्स्ट नियरेस्ट है हमारे पास 12 Na+, ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब बात की जाए यहाँ पर टचिंग कंडीशन की। टचिंग कंडीशन का मतलब है कि कौन कौन से एटम ने किस किस को टच किया हुआ है, ठीक है। तो इस टचिंग कंडीशन के लिए हम डायग्राम देखेंगे कि कौन से एटम किसे टच कर रहा है। तो यहाँ पर अगर एक एज को लिया जाए, जैसे हम इस एज की बात कर रहे हैं, ये एज का एक पॉइंट है A और ये एज का दूसरा पॉइंट है B, ठीक है, इस एज की बात कर रहे हैं। तो इस एज को मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एज है, इस एज पर ये जो पॉइंट है हमारे पास A और ये पॉइंट है यहाँ पर B। अब इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर देखो, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो हमें गैप दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में गैप होता नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी, इसकी स्ट्रक्चर में Cl- कहाँ प्रेजेंट होगा, Cl- इस कॉर्नर पर इस तरीके से प्रेजेंट होगा, एक बड़े सर्कल की फॉर्म में, ठीक है। दूसरा Cl- यहाँ पर प्रेजेंट होगा इस बड़े सर्कल की फॉर्म में, और इनके बीच में जो छोटा सा गैप है उस छोटे से गैप में Na+ इस तरीके से फंसा हुआ होगा, ठीक है। तो ये एक एज की स्ट्रक्चर है, देखो फिर से देख सकते हो यहाँ पर AB किस तरीके से लिया गया है, ये Cl- और बीच में क्या है Na+। तो यहाँ पर भी ये Cl- ये Cl- और ये क्या है Na+। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस ये है हमारे पास R-, एनायन की रेडियस। इसी तरीके से यहां से और यहां तक की डिस्टेंस ये भी है R-, ठीक है। और ये हमारे पास बीच में कंप्लीट कैटायन फंसा हुआ है, मतलब ये कंप्लीट कैटायन डायामीटर के बराबर है और डायामीटर है हमारे पास 2R+। तो हम इसे बोल सकते हैं टोटल AB की लेंथ कितनी हो जाएगी, AB की लेंथ हुई हमारे पास 2R+ प्लस 2R-, और ये एक एज है, तो एज तो हम कंसीडर करके चलते हैं A, ठीक है। A का मतलब है यहाँ पर एज लेंथ, तो 2R+ प्लस 2R- इक्वल टू A, या फिर बोल सकते हैं R+ प्लस R- इक्वल टू A/2, ठीक है। ये हमें याद रखना है, बहुत क्वेश्चंस के अंदर काम आने वाला है, बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ पर ये NaCl बोला, इसे रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। NaCl के अलावा ये Li, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम के कोई भी हैलाइड हो, मतलब ये NaCl, NaBr, LiCl, LiBr, LiF, LiA, KCl, KBr, RBCl किसी के लिए भी काम करेगा, सभी की स्ट्रक्चर सेम इसी तरीके से होंगी। और क्या एग्जांपल्स है इसके, ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब सेकंड ग्रुप के ऑक्साइड और सल्फाइड की भी स्ट्रक्चर इसी तरीके से होगी, जिसमें कैटायन
हमेशा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा और एनायन हमेशा सीसीपी लैटिस वहां पर फॉर्म करेगा। ठीक है, चलो अब NaCl के बाद हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर चलते हैं और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास CsCl टाइप स्ट्रक्चर। CsCl टाइप स्ट्रक्चर में जब रेडियस रेशो निकाला जाएगा R+ और R- को डिटरमाइन करके जब उनका रेडियस रेशो निकाला जाएगा तो वो रेडियस रेशो आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की कैटेगरी में। और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 का मतलब है बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर। तो बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर के लिए अब देखो क्या करना है हमें। बॉडी सेंटर में यूनिट सेल कौन फॉर्म करने वाला है, एनायन, और एनायन है यहाँ पर Cl-। और बॉडी सेंटर में जो प्रेजेंट रहने वाला है वो रहने वाला है कैटायन मतलब Cs+। तो स्ट्रक्चर देखो हम यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं। Cl- को मैं रख देता हूं यहां पर कॉर्नर्स पर। ये हुआ हमारे पास Cl-। ठीक है, और Na+ को हम रख देते हैं बीच में वॉइड में। ये हमारे पास क्या होगा, Na+। ठीक है, लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये Na+ है और इसके एक एटम पर लिख देता हूं मैं, ये ऑरेंज वाला हमारे पास Cl- है, या यहां लिख देते हैं। ठीक है, Cl-। अब देखिए यहां पर एक छोटी सी टर्म हमें समझनी है। हमने जो पहले BCC स्ट्रक्चर पढ़ी थी वो BCC स्ट्रक्चर और ये BCC स्ट्रक्चर सेम नहीं है। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, वहां पर हम लोगों ने इससे पहले जो BCC स्ट्रक्चर यूनिट सेल के टाइप्स में पढ़ा था वहां हमने सभी एटम सेम माने थे। सभी एटम मतलब कॉर्नर वाला और बॉडी सेंटर वाला, इनका साइज सेम था। लेकिन यहां पर इनका साइज सेम नहीं है। ठीक है, यहां पर जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। एक बार मैं ये 2D के अंदर ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूं। एक्चुअल में जब इस स्ट्रक्चर को फ्रंट व्यू से देखा जाएगा, मतलब जब हम इस स्ट्रक्चर को सामने से देखेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। BCC स्ट्रक्चर में हम ऐसा मान के चलते हैं कि इन दोनों एटम्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, तभी हम वहां पर A = 2R कंडीशन नहीं लेते हैं। यहां देखो कंडीशन क्या होगी, यहां की कंडीशन में ये एटम बिल्कुल जैसे सिंपल यूनिट सेल होती है उसी तरीके से एक दूसरे से बिल्कुल टच हैं सामने से, अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो। एक सेकेंड, इन एटम्स को अगर हम मैच करें सेंटर्स को तो यहाँ एक स्क्वायर बनेगा और इसके पीछे भी एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, Na+ कहां पर है, इन स्क्वायर यूनिट्स के बीच में जो खाली जगह बची है इस खाली जगह के बीच में हमने यहां पर Na+ को फिट किया है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरीके से है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट, हेयर Cs+ आयन प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर एंड Cs- आयन प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। यहां पर अगर हम कैटायन की बात करें तो देयर आर 1 कैटायन एंड 1 एनायन पर यूनिट सेल। कॉर्नर की अगर बात करें तो कॉर्नर 8 कॉर्नर है, एक कॉर्नर का पार्टिसिपेशन 1/8, तो टोटल कितना हुआ हमारे पास 1 यूनिट एनायन। और कैटायन कंप्लीटली इस बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पर कैटायन। तो एक यूनिट कैटायन और एक यूनिट एनायन, तो इसका जो Z हो जाएगा मतलब 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूनिट बन पा रहा है CsCl। टचिंग कंडीशन की बात करें तो ये यहाँ पर देखो टचिंग कंडीशन है। टचिंग कंडीशन के लिए जैसे मैंने बताया कि एटम्स टच कौन से हैं, ये बॉडी डायगोनल वाले एटम डायरेक्टली यहाँ पर टच होंगे। ये अब इस बॉडी डायगोनल की हम बात करें तो ये बॉडी डायगोनल कुछ इस तरीके से है। देखो यहां पर मैं एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ करता हूं। इस पर एक तरफ ये एटम Cl-, एक तरफ ये एटम Cl-, और इन दोनों के बीच में Na+ एटम, ये जो होगा हमारे पास Na+ एटम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास Cl- के लिए रेडियस R-, यहाँ से Cl- के लिए रेडियस R-, और इस Na+ के लिए ये रेडियस हो जाएगी 2R+। ठीक है, और हम जानते हैं बॉडी डायगोनल की टोटल लेंथ होती है √√3a। तो टचिंग कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो इस बॉडी डायगोनल को देखते हुए 2R+ + 2R- इज इक्वल टू √3a, या फिर इसे हम बोल सकते हैं R+ + R- इक्वल टू √3/a।
ठीक है, ये टचिंग कंडीशन हमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर, बॉडी सेंटर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा हमारे पास 8, ठीक है। और कॉर्नर एटम के लिए अगर हम बात करें तो इस लैटिस पॉइंट में इस कॉर्नर के चारों तरफ ऐसे टोटल 8 क्यूब होंगे और उन सभी 8 क्यूब के सेंटर पर Na+ प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब ये Cl- भी टोटल 8 Na+ से यहाँ पर कवर है। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो होगा वो होगा हमारे पास 8:8। इसीलिए इस अरेंजमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, 8:8 अरेंजमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास CsCl टाइप की सिंपल स्ट्रक्चर जिसे हम बोलेंगे BCC। इसमें BCC स्ट्रक्चर में Na+ का साइज छोटा है, इसीलिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये एक Cl- की बनी हुई सिंपल यूनिट सेल है। उस सिंपल यूनिट सेल में जो बीच में खाली जगह है उसके अंदर Na+ फिट किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, CsCl के बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे चलेंगे नेक्स्ट यूनिट सेल की तरफ और अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर